नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेघा के पापा की तरह मुझे हर्ट करने के लिए नई मम्मी लेकर नहीं आओगे। प्रज्ञा ने नाराज स्वर में कहा। बेटा, मैं मानता हूँ मेघा की नई मम्मी अच्छी नहीं थी, पर तेरी नई मम्मी बहुत अच्छी है। तुझे इतना प्यार करेगी जितना तेरी अपनी माँ भी नहीं करती होंगी। परवीन ने बेटी को समझाने की कोशिश की। मैं ये बात कैसे मान लूँ डैड? सारी सौतेली माएँ एक सी होती हैं। चुप कर प्रज्ञा, ऐसे नहीं कहते। पता नहीं किसने तेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी हैं। परवीन ने झल्लाए स्वर में कहा। दूसरी बातें छोड़ो पापा, जरा अपनी उम्र तो देखो। मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पापा दूल्हा बन रहे हैं? कितना मजाक उड़ाएंगी वे मेरा। परवीन अभी अपनी बिटिया प्रज्ञा को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तब तक श्वेता भी अपनी माँ पर बिफर पड़ी। मम्मी, आपने पापा से तलाक लिया, मुझे उनसे दूर कर दिया, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती थी। पर आज आपने मेरे आगे किसी अजनबी को लाकर खड़ा कर दिया और कह रही हो कि ये तुम्हारे पापा हैं। मम्मी, आपकी ये बात मैं नहीं मान सकती। बोल दीजिए इनसे, मैं इन्हें कभी पापा का दर्जा नहीं दे सकती। कहते कहते श्वेता रोने लगी तो अमृता ने उसे बाहों में समेट लिया। श्वेता के आंसू पहुंचते हुए अमृता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। ठीक है, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। काफी देर तक इस तरह के इमोशनल सीन चलते रहे। प्रवीण और अमृता इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को उदास नजरों से देखा और अपनी अपनी बेटी को संभालने लगे। दोनों लड़कियां इस बात पर भड़की हुई थी कि उनके पेरेंट्स दूसरी शादी करना चाहते हैं। 38 साल की अमृता और 42 साल के परवीन को उनके एक कॉमन फ्रेंड ने मिलवाया था। दोनों ही तलाकशुदा थे और दोनों के पास 13-14 साल की एक बेटी थी। परवीन की बेटी प्रज्ञा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, जबकि अमृता की बेटी श्वेता 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। अमृता और परवीन को आपस में मिले करीब 6 महीने हो गए थे। दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय किया था। दोनों को महसूस हुआ था जैसे उनके जीवन में जो कमी है वे पूरी हो गई है। जब अपने रिश्ते को लेकर वे सीरियस हो गए तो उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे को अपनी अपनी बेटी से मिलवाएंगे। पर उन्हें कहाँ पता था कि दोनों बच्चियों का रिएक्शन ऐसा होगा। किसी तरह खाना खत्म कर दोनों अपनी अपनी बेटी को लेकर घर लौट आए। दोनों के ही चेहरे पर शिकन के भाव थे। अपने रिश्ते को लेकर उनके मन में संशय उभरने लगा था, क्योंकि बेटियों की रजामंदी के बगैर उनका ये रिश्ता अधूरा ही रहने वाला था। रात के 11 बज रहे थे। श्वेता सो चुकी थी, मगर अमृता करवटें बदल रही थी। आज उसकी आंखों से नींद रूठ गई थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ रही थी। कितनी तड़प थी उसके मन में, कितनी मजबूरी से उसने अपने पति को छोड़ा था। ये बात बेटी को कैसे समझाए? बेटी तो अभी भी पापा के बहुत क्लोज थी। कुमार के साथ अमृता ने लव कम अरेंज मैरिज की थी। शादी से पहले दोनों ने काफ़ी समय तक डेटिंग करने के बाद शादी का फैसला लिया था। उसे कुमार काफ़ी मैच्योर और समझदार लगता था। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। कुमार उसे बहुत प्यार करता था। जल्द ही अमृता की गोद में श्वेता आ गई। सब बढ़िया चल रहा था। इसी बीच कुमार को बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। उसने स्थिति सुधारने का काफ़ी प्रयास किया, मगर सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। कुमार काफ़ी परेशान रहने लगा था। एक दिन कुमार घर आया तो बहुत खुश था। अमृता को बाहों में भरकर बोला, यार अमृता, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। श्वेता ने कहा, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें ऐसी कौन सी नागमणि मिल गई? नागमणि ही समझो, मुझे मेरे दोस्त ने एक बाबा से मिलवाया है। बहुत पहुँचे हुए स्वामी हैं, बस जरा सी भस्म देकर सारे कष्ट दूर कर डालते हैं। मुझे भी भस्म मिल गई है, ये देखो, इसे अपने ऑफिस के गमले की मिट्टी में डालना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इतने पढ़े लिखे होकर तुम ऐसी बातों में विश्वास करते हो? भला भभूत गमले की मिट्टी में डालने से तुम्हारा बिजनेस कैसे सुधर जाएगा? अमृता ने आश्चर्य से कहा। देखो अमृता, स्वामी जी की शक्ति पर शक करने की भूल ना करना। मुझे उनसे मेरे दोस्त ने मिलवाया है। बहुत सिद्ध पुरुष हैं। पता है तुम्हें, मेरे दोस्त की बीवी कंसीव नहीं पा रही थी। बाबा जी के आशीर्वाद से उसके घर में जुड़वा बच्चे आ गए। सोचो कितनी शक्ति है उनके आशीर्वाद में। प्लीज़ कुमार, ऐसी अंधविश्वास भरी बातें मेरे आगे मत करो। बस एक बार तुम उनसे मिल तो लो, फिर देखना तुम भी कैसे उनकी शिष्या बन जाओगी। कुमार ने अमृता को समझाते हुए कहा। कुमार के बहुत कहने पर आखिर अमृता को स्वामी के पास जाना पड़ा। शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर बहुत बड़े क्षेत्र में स्वामी जी का आश्रम था।
आश्रम क्या था, एक तरह से बंगला ही था। एक बड़े हॉल में एक कोने में नंगे बदन केवल धोती पहने स्वामी जी बैठे थे। सामने सैकड़ों अधिक भक्तों की भीड़ एकटक उन्हें निहार रही थी। स्वामी जी के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि आंखें बंद करके वे किसी का भी अतीत, वर्तमान और भविष्य बता देते हैं। कई जाने माने रईस भक्तों की कृपा से उनकी कुटिया बंगले में तब्दील हो चुकी थी। स्वामी जी का बड़ा सा कमरा चाहिए या शयन कक्ष एक से बढ़कर एक लग्जरी आइटम से सुसज्जित था। स्वामी जी रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक का समय वहीं बिताते थे। उनकी सेवा के लिए कम उम्र की कई शिष्याएं नियुक्त थी। अमृता और कुमार जाकर आगे वाली लाइन में बैठ गए। कुमार ने आगे बैठने के लिए बाकायदा ऊंची फीस अदा की थी। 10-15 मिनट बाद ही स्वामी जी ने आंखें खोली। उनकी नज़रें पहले कुमार पर और फिर बगल में बैठी अमृता पर पड़ी। फिर कुछ देर तक उसके चेहरे पर ही टिकी रह गई। अमृता को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। अमृता को अजीब लगा, मगर स्वामी जी ने तुरंत कुमार की ओर मुखातिब होते हुए कहा, कैसे हो भक्त कुमार? स्वामी जी मैं अच्छा हूँ, बस आपने अपनी पत्नी को मिलाने लाया था। आओ देवी अमृता, मेरे करीब आकर बैठो। अमृता स्वामी जी के करीब चली गई। स्वामी जी ने उसका हाथ देखने के लिए कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। अमृता को यह अच्छा नहीं लगा। स्वामी जी ने जिस तरह उसका हाथ पकड़ रखा था और जिन आंखों से अमृता को देख रहा था, वे उसके लिए सहज नहीं था। अद्भुत भक्त कुमार, आपकी बीवी जितनी दिखने में खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत इनकी किस्मत भी है। इनकी वजह से आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। कुछ लोगों के चेहरे पर ही लिखा होता है कि बस ये जिनके साथ होंगे उनकी ज़िंदगी में सब कुछ वाले न्यारे ही होंगे। जिस अंदाज में और जिस तरह से स्वामी अमृता की तरफ देखते हुए ये सब बातें कर रहा था, वे सब बातें अमृता को अच्छी नहीं लग रही थी। उसे स्वामी के अंदर एक घिनौना जानवर दिख रहा था। जल्द से हाथ छुड़ाकर वे खड़ी हो गई। कुमार ने उसे घूर कर देखा और फिर से बैठने को कहा। इस बार स्वामी ने उसे चेहरे को ऊपर की तरफ करने को कहा, फिर खुद उसके गले के पीछे की तरफ हाथ रखा। अमृता को अजीब लिजलिजा सा एहसास हुआ। स्वामी ने उसकी गर्दन की निचली हड्डी पर हाथ फिराते हुए कहा, उम्र के 6 दशक में देवी अमृता के जीवन में राजयोग है। भक्त कुमार, आपकी बीवी आपको हर सुख देगी। धन्य है ये देवी। कहकर स्वामी ने हाथ हटाया और आंखें बंद कर कोई मंत्र पढ़ने का दिखावा करने लगा। कुमार इसी तरह जिद करके अमृता को 3-4 बार स्वामी के पास ले गया। हर बार स्वामी की नज़रें और बातें अमृता को आमंत्रण देती प्रतीत होती। एक बार तो सिद्धि के नाम पर अमृता को कमरे में बुलाकर स्वामी ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की। अमृता के लिए अब यह सब सहना कठिन होता जा रहा था और वे स्वामी से नफरत करने लगी थी। मगर कुमार पर उस स्वामी का ज़्यादा ही रंग चढ़ने लगा था। वे स्वामी का पक्का शिष्य बन गया था। हर महीने हज़ारों रुपये उसे भेंट चढ़ा कर आता। हर काम से पहले उसकी आज्ञा लेता और अमृता से भी ये अपेक्षा रखता। अमृता और कुमार के बीच स्वामी को लेकर अक्सर झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन जब अमृता के सब्र का बांध टूट गया तो वह सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी को लेकर मायके आ गई। जल्द ही आपसी सहमति से उनके बीच तलाक भी हो गया। इस बात को 4 साल से ज़्यादा हो गए थे। वे इतने समय से तन्हा जीवन जी रही थी। बेटी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती, बेटी की जिम्मेदारियों को दिल से निभाती। मगर पहली बार परवीन से मिलकर उसने अपने बारे में सोचना चाहा था। परवीन के साथ खुद को संपूर्ण महसूस किया था। उसने भी जीवन में कुछ नए सपने देखने शुरू किए थे, मगर बेटी ने एक पल में उसके सपनों के पंख काट डाले। बेटी के व्यवहार से अमृता आहत ज़रूर थी, पर उसे तकलीफ देकर अपनी खुशियां हासिल नहीं करना चाहती थी। बेटी के माथे को सहलाते हुए उसने मन में सोचा, ठीक है मेरी बच्ची, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुझे परवीन पापा की तरह पसंद नहीं तो ना ही सही, हम दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। इधर प्रज्ञा का पिता परवीन भी अपनी बेटी के रिएक्शन से बहुत दुखी था। परवीन का भी अपनी पत्नी सपना से तलाक हो गया था। परवीन और सपना की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी की शुरुआत में तो सब ठीक था, पर फिर धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन बढ़ती गई। सपना कभी परवीन को दिल से स्वीकार नहीं कर सकी थी। इसी बीच अपने ऑफिस के सीनियर श्रीकांत से उसका रिश्ता जुड़ गया और उसने तलाक लेकर श्रीकांत से शादी कर ली। परवीन ने अपनी बेटी प्रज्ञा के साथ ज़िंदगी को नए ढंग से जीना शुरू किया। वह प्रज्ञा को ही अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मानता था। मगर आज जिस तरह प्रज्ञा ने अमृता के बारे में जानकर रूखा रिएक्शन दिया, वह परवीन को बहुत बुरा लगा। वह इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकता था। प्रज्ञा अपनी माँ सपना के बहुत क्लोज थी। भले ही वे रहती पिता के साथ थी,
पर हर बात माँ से फ़ोन या व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करती थी। आज भी घर आते ही उसने माँ को व्हाट्सएप कॉल लगाई। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। सपना ने तुरंत पूछा, क्या बात है पीहू, नाराज़ दिख रही हो? आपको सच्चाई पता चलेगी तो आपको भी पापा पर गुस्सा आएगा। ऐसा क्या हो गया बेटे? पापा दूसरी शादी कर रहे हैं, वे मेरे लिए नई मम्मी लेकर आएंगे। अब आप ही बताओ माँ, क्या ये गुस्से की बात नहीं? उन्हें मेरी ज़रा भी चिंता नहीं। सब जानते हैं नई माएँ कैसी होती हैं, और फिर ज़रूरत ही क्या है दूसरी शादी करने की। मैं तो हूँ ही ना उनके साथ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ज़रूरी नहीं कि हर नई माँ बुरी ही हो। मैं तो तेरी अपनी माँ थी, फिर भी तेरे साथ नहीं रह पाई। हो सकता है नई माँ तुझे मेरे से भी ज़्यादा प्यार दे। वैसे भी मेरी बच्ची समझदार हो चुकी है, कोई भी समस्या आए तो मुझे बता सकती है। पर देख, पहले ये सोच कर मत बैठ कि वे बुरी ही होंगी। पर मम्मा, आप ऐसा कह रही हो? मुझे लगता था आप मुझे प्यार करती हो, पर नहीं, ना आप ना पापा, कोई मुझे प्यार नहीं करता। आप भी प्यार करते तो मुझसे दूर थोड़े ही हो जाते। प्रज्ञा ने उदास स्वर में कहा, बेटा ऐसी बातें सोचना भी मत। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, और तेरे बेहतर भविष्य के लिए ही मैं तुझे वहाँ छोड़ कर आई थी। तेरे पापा तुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बेटा, आज मैं बताती हूँ कि मुझे तेरे पापा को तलाक क्यों देना पड़ा था, मैं तुझसे दूर क्यों आई थी। मम्मा, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने पहले जब भी पूछा आप टाल जाते थे। मैं जानना चाहती हूँ कि आप अलग क्यों हुए, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। ज़रूर पापा ने आपको परेशान किया होगा ना? बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तेरे पापा की कोई गलती नहीं। फिर भी मुझे ये फैसला लेना पड़ा। दरअसल मैं श्रीकांत नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, और ये प्यार कॉलेज के समय से शुरू हुआ था। उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम अलग हो गए, और मेरी शादी तेरे पापा से हुई। बेटा, तेरे पापा ने कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। अनजाने में मैंने ही उन्हें तकलीफ़ दी। मैं उन्हें कभी दिल से अपना नहीं सकी, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से श्रीकांत थे। तेरे पापा के साथ होकर भी मैं उनके साथ नहीं थी। मैं इस तरह उन्हें अधूरा जीते हुए नहीं देखना चाहती थी, पर अपने दिल के आगे विवश थी। इस बीच श्रीकांत मेरे ही ऑफिस में मेरा सीनियर बनकर आ गया। मैं खुद को रोक नहीं सकी। हमारा रिश्ता गहरा होता गया। एक एक्सीडेंट में श्रीकांत की पत्नी गुजर चुकी थी। हम दोनों ने फिर से एक होने का फैसला लिया, और मुझे तेरे पापा से तलाक लेना पड़ा। अब तेरे पापा ने अपनी झोली फैलाकर मुझे तुझे मांग लिया था। सच बता रही हूँ, बहुत प्यार करते हैं वे तुझसे। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि सपना, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो तो तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी श्रीकांत के साथ ही है। पर मुझे मेरी खुशी, मेरी ज़िंदगी, मेरी ये बच्ची देकर चली जाओ। उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। इसके बिना मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। उस वक्त तेरे पापा की आंखों में तेरे लिए जो प्यार और ममता थी, उसे आज भी नहीं भूल सकती हूँ। मैंने परवीन की ज़िंदगी अधूरी छोड़ दी थी, पर तुझे उनकी बाहों में सौंपकर मुझे लगा था जैसे मैंने उन्हें और तुझे नई ज़िंदगी दी है। इसके बदले मैंने अपनी ममता का गला घोट दिया और अपने हिस्से का पश्चाताप कर लिया। मैं चली आई, पर पूरे इस विश्वास के साथ कि परवीन के साथ तू बहुत खुश रहेगी। वे तेरे लिए कुछ भी करेंगे। तुझ में उनकी जान बसती है। परवीन बहुत समझदार है, दिल के साथ दिमाग से भी सोचते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जिसे भी तेरी नई माँ के रूप में चुना है, वे बहुत अच्छी होंगी और परवीन जैसी ही समझदार होंगी। सच प्रज्ञा, अपने पापा और उनकी पसंद पर पूरा यकीन रख। ये भी तो सोच कि तेरे ससुराल जाने के बाद वे कितने अकेले हो जाएंगे, तब कौन रखेगा उनका ख्याल। इसलिए उन्हें ये शादी कर लेने दे बेटा, सपना ने बेटी को समझाते हुए कहा था। आज माँ के मुंह से तलाक की असली वजह जानकर प्रज्ञा का दिल भर आया था। आज तक उसे यही लगता था कि कहीं ना कहीं गलती उसके पापा की ही होगी, जो मम्मी को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। पर अब वे बड़ी हो गई थी और काफ़ी कुछ समझने लगी थी। माँ की बातों को सुनकर उसका दिल अपने पापा के लिए प्यार से भर उठा। जिस पापा से वे कल से इतनी नाराज़ थी, आज उसी पापा पर उसे प्यार आ रहा था। कल से उसने परवीन से बात भी नहीं की थी, और परवीन भी कमरे में अकेले गुमसुम बैठा था, मानो जानना चाहता हो कि उसे ज़िंदगी में कभी पूरा प्यार मिल क्यों नहीं पाया। अपनी माँ की बातें सुनकर मन ही मन में प्रज्ञा ने एक फैसला ले लिया। उसने तय कर लिया कि वे अपने पापा की खुशियों के बीच में नहीं आएगी। घर लौटकर अमृता और श्वेता के बीच भी एक अनकही सी खामोशी पसरी हुई थी। श्वेता यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि उसकी माँ किसी अनजान पुरुष को सामने लाकर कहे कि अब से ये तुम्हारे पापा हैं। वे ना अपनी माँ से बात कर रही थी और ना ही दोस्तों से। स्कूल में लंच के समय वे सहेलियों को छोड़कर गुमसुम सी एक कोने में बैठी हुई थी।
उसे ऐसे बैठा देखकर उसका दोस्त पीयूष उसके पास आकर बैठ गया। वह श्वेता की उदासी की वजह पूछ रहा था कि तभी पीयूष के पापा मिलने आए। आते ही उन्होंने बेटे को गले लगाया और चॉकलेट, हैम्पर्स व केक देते हुए सारे दोस्तों को बांटने को कहा। पीयूष की खुशी देखते ही बनती थी। आज उसका बर्थडे था, पर उसके पापा अपनी बीमार माँ को देखने गए हुए थे। इसी वजह से पीयूष आज बर्थडे नहीं मना रहा था, मगर अब उसके चेहरे पर रौनक लौट आई थी। पापा के जाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए श्वेता को चॉकलेट दी। श्वेता ने चॉकलेट ले ली, पर उसके चेहरे की उदासी नहीं गई। बताओ ना श्वेता, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? पीयूष ने पूछा। कुछ नहीं यार, बताओ ना, मैं दोस्त हूं ना तुम्हारा। यार, तुम्हारे पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं। सभी पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तुम्हारे पापा भी तो करते हैं। ये बात अलग है कि वे दूर हैं। यार, अपने पापा को तो अपने ही होते हैं ना, मगर सुना है सौतेले पापा जीना हराम कर देते हैं। अपनी वेदिका को देखा है ना? श्वेता ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है श्वेता, सौतेले पेरेंट्स भी प्यार करते हैं। मेरे पापा को ही देख, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, पर आज तुझे बता रहा हूँ। कोई सोच सकता है कि वे मेरे अपने पापा नहीं हैं, उनकी जान बसती है मुझ में। तो क्या वे सचमुच तुम्हारे लिए सौतेले पापा हैं? चौंकते हुए श्वेता ने पूछा। हाँ श्वेता, पर अपने से बढ़कर प्यार करते हैं, इसीलिए कहता हूँ किसी पर भी सौतेले का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, कहकर पीयूष चला गया। श्वेता देर तक इसी बारे में सोचती रही। तभी उसने देखा कि प्रज्ञा स्कूल की दूसरी वाली बिल्डिंग में जा रही है। वे जल्दी से उठी। अरे प्रज्ञा, तू इसी स्कूल में पढ़ती है? हाँ, और तू भी? गुड यार, आ बैठना, तुझसे बात करनी है। श्वेता ने उसे अपने पास बैठा लिया और पूछा, प्रज्ञा, तूने क्या सोचा हमारे पेरेंट्स की शादी के बारे में? यार, मुझे तो लगता है कि ये शादी हो जानी चाहिए। हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा और हमारे पेरेंट्स को भी जीवन साथी मिल जाएगा। आखिर हम हमेशा उनके साथ तो रह नहीं सकते, प्रज्ञा ने समझाते हुए कहा। तू कह तो सही रही है, मगर क्या तुझे नहीं लगता कि सौतेले मम्मी पापा का होना कितना अजीब है? यार, मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, मगर मेरी मम्मी ने ही समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार दिल के रिश्ते जन्म के रिश्ते से बड़े निकलते हैं, हमें उनको एक मौका तो देना ही चाहिए ना, प्रज्ञा ने कहा। पीयूष की बातों ने पहले ही श्वेता की सोच को एक दिशा दी थी। अब प्रज्ञा की बातों ने उसका रहा सहा संशय भी मिटा दिया। श्वेता कुछ देर प्रज्ञा की तरफ देखते हुए कुछ सोचती रही, फिर उससे हाथ मिलाते हुए बोली, ठीक है, हम एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? शायद इससे हमारे पेरेंट्स की अधूरी जिंदगी भी पूरी हो जाए। खुशी से प्रज्ञा ने श्वेता को गले लगा लिया। आज दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने वाली थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।